क्या लंदन और यूरोपीय देश जनसंख्या जिहाद का शिकार हो चुके हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों इस ओर इशारा करके यूरोपीय देशों को चेतावनी दे रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर लंदन में मेयर सादिक खान पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से खान को टेरेबल मेयर बताते हुए उन पर शरिया लॉ लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोप ने इमिग्रेशन और एनर्जी पॉलिसी पर जल्द कदम नहीं उठाए तो पश्चिमी सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप ने यूएन में कहा कि आप किसी और देश में हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हर राष्ट्र को अपने बॉर्डर पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, जैसा अमेरिका में है। उन्होंने लंदन और यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसी को सुसाइडल बताया और चेतावनी दी कि अगर इसे नहीं रोका गया तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान पर तीखा हमला किया हो। हाल ही में विंडसर कैसल में हुए एक स्टेट डिनर में भी उन्होंने खान को बुलाने से साफ इनकार कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा था कि मैं नहीं चाहता था कि वो वहां हो। लंदन की हालत खराब है, स्टैबिंग, क्राइम और गंदगी बढ़ी है। खान दुनिया के सबसे खराब मेयर्स में से एक हैं। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में भी खान को नेस्टी और फेल्योर कहा था। इस पर स्टारमर ने तुरंत रिप्लाई किया था और कहा था वो मेरे दोस्त हैं। तो ट्रंप के दावे की बात तो आपने सुन ली, लेकिन ट्रंप के दावे पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या वाकई लंदन और यूरोपीय देशों में तेजी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है? क्या यूरोप की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है? चलिए पता करते हैं। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक लंदन में 13 लाख मुसलमान रहते हैं, जो शहर की आबादी का 15% है। अगर पूरी यूरोप की बात करें तो यूरोप का हर 16वां या 17वां शख्स मुसलमान है। पीयू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में यूरोप की आबादी लगभग 75.3 करोड़ थी, जो 2010 से थोड़ी ही ज्यादा है। यूरोप के करीब 2/3 लोग ईसाई हैं और लगभग 1/4 लोग किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। लगभग 6% लोग यानी 4.6 करोड़ लोग यहां मुसलमान हैं। कई सालों से यूरोप में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो पहले ईसाई थे लेकिन अब किसी धर्म को नहीं मानते। इसी वजह से ईसाई लोगों की संख्या कम हो रही है और धर्म से दूर रहने वाले बढ़ रहे हैं। 2010 से 2020 के बीच फ्रांस और इंग्लैंड में ईसाइयों की संख्या आधे से भी कम हो गई है। नीदरलैंड्स में अब ज्यादातर लोग किसी भी धर्म से जुड़े नहीं हैं। वहीं मुसलमानों की आबादी 15% बढ़ी है। 2010 से 2020 के बीच यूरोप में ईसाइयों की संख्या 9% कम होकर 50.5 करोड़ रह गई है। यहूदियों की संख्या भी 8% घटकर 1.3 करोड़ रह गई है। लेकिन बाकी धर्मों के लोगों की संख्या बढ़ी है। सबसे ज्यादा बढ़े वो लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। उनकी संख्या 2020 में 19 करोड़ हो गई, जो 37% ज्यादा है। मुसलमान भी बढ़कर 4.6 करोड़ हो गए, जो 16% ज्यादा है। लेकिन 2025 के आंकड़ों का अनुमान लगभग 6 करोड़ का है। इस दरमियान हिंदू भी बढ़े हैं और अब उनकी संख्या 2 करोड़ हो गई है, जो 30% ज्यादा है। यानी कि अनुपात के तौर पर देखें जितने हिंदू इस देश में रह रहे हैं। 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम देशों से लोग यूरोप आए। इनमें अधिकतर आबादी सीरिया से आए शरणार्थियों की थी। यूरोप में कुल मुस्लिमों का हिस्सा बढ़कर 6% हो गया है, लेकिन यूरोप में हर जगह यह बढ़त बराबर नहीं है। स्वीडन में मुस्लिम लोगों का हिस्सा बढ़कर 8% हो गया है, जो 2010 से दोगुना था। वहां की सरकार ने शरणार्थियों का अच्छा स्वागत किया था। अल्बानिया में भी मुस्लिम लोग बढ़े हैं, वहां पहले से ही ज्यादातर लोग मुस्लिम थे। जर्मनी में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 7% हो गई है, क्योंकि वहां 2015 में वहां की तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल ने शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी थी। वहीं अगर बात सिर्फ ब्रिटेन की करें तो ब्रिटेन में मुस्लिम फीसदी में आने वाले दशकों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, जबकि श्वेत नस्ल वाले मूल ब्रिटिश अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसी एक चौंकाने वाली हाल में रिपोर्ट सामने आई है।
इस रिपोर्ट की माने तो आने वाले 40 सालों में ब्रिटिश अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या, जन्म मृत्यु दर का आकलन करते हुए बनी रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी ब्रिटिश मूल के लोगों की संख्या 73% है, जो 2050 तक महज 57% रह जाएगी। लेकिन 2063 तक आते आते ब्रिटिश मूल के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और अश्वेतों की आबादी 50% के पार हो जाएगी। लंदन और बकिंघम जैसे शहरों में भी ब्रिटिश पहले ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप का दावा सही है और जो वो चेतावनी दे रहे हैं यूरोपीय देशों को, उस चेतावनी को गंभीर तरीके से यूरोपीय देशों को लेना चाहिए। बात साफे में फिलहाल इतना ही। इसी मुद्दे को लेकर चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं एक ओपन बहस डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर और बदलते डेमोग्राफी पर यूरोप की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आशीष सिन्हा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर एक नई सियासत, एक नई बहस छिड़ गई। लंदन के मुस्लिम मेयर सादिक खान पर उन्होंने निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ब्रिटेन की राजधानी में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। यानी सादिक खान जो हैं वो शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने ट्रंप ने, उस पर एक बार मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा, लंदन में बहुत अजीब सा मेयर है। जब भी मैं लंदन को देखता हूं तो पाता हूं कि यह शहर पूरी तरीके से बदल चुका है। अब तो वहां पर शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आप किसी दूसरे देश ब्रिटेन में हैं और यहां पर यह काम नहीं कर सकते। वहीं ट्रंप ने यूरोप की जो इमिग्रेशन जो पॉलिसी है उसको भी उन्होंने कड़ी आलोचना की है। इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बोला, लेकिन इस बात को जानना और समझना बेहद जरूरी है कि ट्रंप के बोलने के पीछे मकसद क्या है और क्या वाकई जो यूरोप में जो समीकरण है वो पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बदला है। यूरोप के कुछ मुल्क हैं, उनके डेटा के साथ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जर्मनी में 2010 में जहां पर 3.3 मिलियन मुस्लिम आबादी थी, अब वहां पर यह आबादी जो है यानी 2025 में ये लगभग दोगुनी से ज्यादा हो गई है, 6.7 हो गई है। इसका कारण है जो शरणार्थी जो मुसलमान हैं वो स्वीडन में 2010 की तुलना में 2025 में मुस्लिम आबादी में 8% मुसलमानों की संख्या वहां पर बढ़ी है। फ्रांस में भी 2010 में मुस्लिम आबादी 7.5 थी, जो बढ़कर अब 14% वहां पर हो गई है। यानी यूरोप की कुल आबादी में 2010 में जहां मुसलमानों की आबादी 6% थी, अब वो आबादी बढ़कर 16% हो चुकी है और बताया यह जा रहा है कि 2050 तक ये आबादी 25% को क्रॉस कर जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के कहने के पीछे वही मंशा थी जो ये कहना चाहते हैं, या वो इस बात की तरफ यूरोपियन कंट्रीज का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि जिन शरणार्थियों को आपने शरण दी है उसका डेमोग्राफी जो है यूरोपियन कंट्रीज की चेंज हो गई है। और यही वजह है कि आए दिन यूरोपियन कंट्री, चाहे आप फ्रांस की बात कर लीजिए, चाहे आप स्वीडन की बात कर लीजिए, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे इटली की बात कर लीजिए। पलक बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखेंगे, वहाँ के जो नेशनल हैं सिविलियंस आप देखेंगे कि हर गली हर सड़क पर जा रहे हैं और इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कभी इस्लामोफोबिया को लेकर वहाँ प्रदर्शन हो रहा होता है, कभी कभार हम देखते हैं कि उनका जो रिलीजियस बुक है उसे कितनी बार हम देखते हैं कि नुकसान पहुँचाने की कोशिश जो है वो की जाती है, मतलब प्रोटेस्ट के जरिए तस्वीरें जो है वो सामने आती है। कितनी बार हम देखते हैं वहाँ पर बल का प्रयोग करके उन लोगों को रोकने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उस वक्त एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में यूरोपियन कंट्रीज़ में डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है? आंसर इज़ यस। अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, अगर हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लें, अगर हम पाकिस्तान के साथ साथ और बहुत सारी कंट्रीज, सीरिया का अगर एग्जाम्पल ले लें, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो बहुत सारी इन कंट्रीज से, अफगानिस्तान को तो देखिए बात ही अलग है, वहाँ से तो हमने देखा बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज़ जो है उन्होंने कभी पाकिस्तान कभी अमेरिका अलग अलग जगह
जगहों पर उन्होंने आपको बसने वो की कोशिश दृश्य जो भी है याद वो होगा की। पलक, जब वो तालिबान वहां पर हुकूमत में आई तो उसके प्लेन बाद में लोग बैठ प्लेन के के चक्के पर बैठ के बैठकर। चक्के पर बैठकर वो मुल्क को छोड़कर भागना चाहते थे। तो ये भी एक तस्वीर दुनिया ने देखी। प्लीज बिल्कुल, और वही बात है कि जो यहाँ से रेफ्यूजीज दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर लाजमी सी बात है कि वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसे बढ़ाएंगे। यानी कि वहाँ पर वो जो भी उनकी पॉपुलेशंस की अगर हम बात करें तो वो सीधी सी बात है कि वहाँ पर शादी करेंगे, बच्चे करेंगे और फिर उसके बाद अपने रिलीजन को आगे जो है वो बढ़ाएंगे। यानी कि उनकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगी। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि सिर्फ वहाँ पर सब रेफ्यूजीज ही होंगे। बहुत सारे आशीष हम देखते हैं कि वहाँ पर माइग्रेट करके बाकायदा वहाँ पर वीज़ा लेकर जो है उन्होंने भी अपनी पॉपुलेशन जो है वो आगे एक्सटेंड की है। कहीं ना कहीं ट्रंप ने जो ये बात कही है, एक इशारा जो है वो उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को इलीगल जो इमिग्रेंट्स है उसके साथ साथ जो डेमोग्राफिकल चेंजेस जो वहाँ पर हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, उसका एक संकेत जो है वो दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भी ऐसा ना हो रहा हो। अमेरिका में भी अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिकल चेंज जो है वो इस्लाम को लेकर जो है वो नज़र मुझे लगता है शिवम ज़रूर आया है। तो सिर्फ इसमें यूरोपियन कंट्रीज नहीं, वर्ल्ड वाइड भी हमने देखा है कि ये पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो हुआ है। बिल्कुल, पॉपुलेशन इंक्रीज भी यहाँ पर हुआ है। और अब देखिए कैसे शरणार्थियों वाला मुद्दा जो था, अब जो शरणार्थी जिनको शरण दी जा रही थी, अब वही परेशानी का सबब कितने देशों में बन चुके हैं उनके लिए। ये भी एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरीके से उनकी तरफ से जो कहा गया कि भाई शरिया की बात, अब ये बिल्कुल उन पर आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर यूके की बात भी करी जाए तो शरिया काउंसिल्स, वहाँ पर 30 से ज़्यादा शरिया काउंसिल्स जो ऑपरेट करते हैं अक्रॉस यूके की अगर बात की जाए, अगर एक ओपिनियन की बात की जाए, पब्लिक ओपिनियन की, तो 2016 में एक सर्वे किया गया था जिसमें 43% ब्रिटिश मुस्लिम्स ने शरिया लॉ के इंट्रोडक्शन को किसी भी तरीके से सपोर्ट किया था। केवल 22% जो थे उनके द्वारा अपोज किया गया था। यानी अगर वो इस और इशारा कर रहे हैं, एक मुस्लिम मेयर है, तो वो देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस अंदाज में बोलते हैं, वो बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। वो ऐसा नहीं कि बीटिंग अराउंड द बुश वाला स्टाइल अपनाएंगे कि भाई गोलमोल बात करेंगे, वो गोलमोल बात नहीं करेंगे। कई देशों का नाम जैसे आशीष ने लिया, आपने लिया, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर 0 इमिग्रेंट्स जो हैं वो लिए गए, 0। अगर आप कुछ ऐसे देशों की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ हमें कोई समस्या नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उदाहरण को क्या आप इग्नोर कर लेंगे? अच्छा, ये भी आपको समझना होगा कि क्या शरणार्थियों की बात आती है तो वेस्टर्न कंट्रीज की ही जिम्मेदारी यहाँ पर है, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका क्या, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है? वहाँ पर फिर ब्रदरहुड क्या ख़त्म हो जाता है? तो ये आरोप है और इसका इलाज भी यही है कि भाई सब मिलकर चलें। लेकिन ये डेमोग्राफी चेंज तो बिल्कुल हो रही है। अब अगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करना चाहें तो तीन देश हैं वो, हाँ, उसकी जानकारी मिली है। पोलैंड, हंगरी है, पोलैंड है और स्लोवाकिया है, जिनकी तरफ से साफ कहा गया कि हम किसी भी तरह से हम लेंगे नहीं। पोलैंड ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी, हम 0, वी हैव टेकन 0 बात। और हैरान देखिए कि इनमें से कोई भी इस्लामिक कंट्री में नहीं जा रहा है। कोई भी इस्लामिक कंट्री में नहीं जा रहा है। अब इतने और कितने इस्लामिक कंट्री और ले भी नहीं। अच्छा, आज की तारीख में देखिए गजा से जो लोग इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं, इजिप्ट ने अपना पूरा दरवाजा बंद कर दिया, उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया, शुरुआत से ही बंद कर दिया। इतनी उनकी बेइज्जती हुई, फिर थोड़ा सा ड्रामा करने के लिए उन्होंने कहा नहीं यहाँ से रसद चला जाए, वो सामान चला जाए, वो तमाम चीजें। लेकिन फिर इसको फिर आप किस नजरिए से देखेंगे? फिर तो इसको आप एक एजेंडा के तौर पर देखा जाएगा ना। अब सीरिया में क्या होता है, अब सीरिया को ठीक करिए ना आप ये फिर आपकी आबादी पूरी दुनिया पर अगर आप थोप देते हैं। ऐसे तो बांग्लादेश में अस्थिरता है तो सारे बांग्लादेशी वहां पर हैं, चाहे नहीं, उन्होंने तो बांग्लादेश में कानून बदलने की मांग कर दी है कट्टरपंथियों ने, और ये कहा है कि ये सेकुलर मुल्क नहीं रहेगा। यहाँ 90% मुसलमान रहते हैं, 94% अब उनकी तादाद हो गई है। हालांकि जिस समय बंटवारा हुआ था इनकी तादाद 80% थी, अब 94 हो गई है। तो साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे शरिया लॉ लागू हो। बिल्कुल। अगर अब थोड़ा सा डेटा पर भी आ जाते हैं, अगर बात की जाए 2000 जो अनुमान लगाया जा रहा है 2050 तक क्या बदलाव आएंगे। जर्मनी में 6.1% मुस्लिम आबादी है, ये 2050 तक लगभग 20% पहुंच जाएगी। तो बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। स्वीडन में 8% है, वो 30 से 31% पहुंच जाएंगे। हाई माइग्रेशन रेट और ये तमाम फैक्टर्स को अगर इन्वॉल्व किया जाए 2050 तक की बात करें, 2050 बहुत दूर नहीं है, 25 में, हमें 25 साल में इतना बदलाव हो सकता है। फ्रांस की बात की जाए तो 8.8%, वो भी 10 से 12% हो सकता है।
और सिनारियोज इसमें कई सारे हो सकते हैं। यूके की बात जो कर लीजिए आप, 6 से 7% जो है वो 15 से 17% वहां पर माइग्रेशन के चलते हो जाएगा। फिनलैंड में अभी कम है, 2 से 3% है, लेकिन ये 11 से 15 तक आ जाएगा। इसमें भी हायर माइग्रेशन जो है वो कारण बताया जा रहा है। नॉर्वे में जहां पर 3% है वहां 17% पहुंच सकता है, इसमें भी हायर माइग्रेशन एक कारण हो सकता है। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्पेन, यहाँ की परसेंटेज की बात करें तो यहां पर भी बढ़ेगा। अब मामला ये है कि ह्यूमन राइट्स की बात आप करते हैं, लोगों के लिए संवेदना सभी के लिए है, लेकिन केवल इन्हीं कंट्रीज में दिक्कत क्यों आ रही है ये भी आपको समझना होगा। और शरण देने से अच्छा मदद देना, और वहां की अगर नहीं वहां की सरकारें चला सकती, नहीं वहां की फौज संभाल सकती, तो फिर उन देशों को ऑपरेट करने का हक ही नहीं है। फिर तो आपको हमें फौज उतारनी चाहिए वहां पर, फिर उनका इलाज अलग तरीके से करना चाहिए। लेकिन शरण दे देना मुझे नहीं लगता ये कोई ऑप्शन है। और शरिया का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक सर्वे भी हुआ था 2016 में, जहाँ 43% लोगों ने, अगर ब्रिटिश मुस्लिम्स की बात की जाए तो उन्होंने सपोर्ट भी किया था। और आज आप ब्रिटेन की सड़कों पर जाएंगे, लंदन की सड़कों पर जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा आप विदेश यात्रा कर रहे हैं। यश, आप तो बाहर घूम भी चुके हैं। बिल्कुल, तो बात करते हैं पहले शरिया कानून का मामला नहीं, ये सिर्फ इमिग्रेशन नीति है। अब हुआ क्या है, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ट्रंप ने स्टेटमेंट दी। ट्रंप ने स्टेटमेंट नहीं, एक्चुअली कहना चाहिए स्टेटमेंट का पहाड़ दिया। अब उसमें लोगों की पूरे दुनिया में से अलग अलग लीडर हैं, हमने बात करी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, सब जगह से उसके ओपिनियंस आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन हर रिएक्शन को क्या जरूरी समझना चाहिए, क्या उस पर हमें इंपॉर्टेंस उसको देनी चाहिए? क्योंकि ट्रंप के साथ क्या हो रहा है, जब से वो वापस प्रेसिडेंट बने दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो आते ही वो एक ऐसा दबदबा वर्ल्ड स्टेज पे बनाना चाहते हैं कि अगर मैं हूं तो दुनिया है, अगर मेरी नीति और मेरी पॉलिसीज नहीं होंगी तो दुनिया का बेड़ा गर्क होगा। ये उनका कहने का सिंपल तरीका है। अब ऑफ कोर्स अगर वो सबसे शक्तिशाली देश के लीडर हैं, वो डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते। तो अब उन्होंने क्या, यूएनजीए में क्या उन्होंने टॉपिक ढूंढा कि इमिग्रेशन को क्या हम जो मुस्लिम शरिया क्या यूरोप में होना चाहिए, जैसे अभी हमने स्टैट्स की जिक्र किया, हमने देशों का नाम लिया, कौन से 3 देश हैं वो। लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि ये जो उनकी पॉलिसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए हैं किसी हद तक। और ट्रंप को ये समझना होगा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को छोड़ के भी दुनिया की जो 80% या 70% आबादी कहूँ वो उसको छोड़कर है। वो दुनिया का कोई बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन में आता नहीं, लेकिन बिल्कुल मानेंगे कि उनके काफी अच्छे रिलेशंस है। और हाल ही में अभी हमने देखा था इंडिया, चाइना, रशिया, वो सब एक साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वो एक वर्ल्ड पावर पे, वर्ल्ड स्टेज पे हम एक मैसेज डिलीवर कर भी रहे हैं, तो क्या ट्रंप की नीति को या उनकी स्टेटमेंट को, अभी 24 घंटे ही हुए हैं जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया जनरल असेंबली में, क्या उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए? और खासकर इमिग्रेशन जो उनके खुद के देश में बहुत बड़ा एक इशू है। बहुत बड़ा इशू तो देखिए इसको समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बयान को आप, वैसे तो कुछ भी बयान दे देते हैं, वो भी एक हास्यास्पद रहता है उनकी तरफ से जो भी बातें कही जाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सादिक खान यहाँ पर मेयर ऑफ लंदन के तौर पर, फिर मोहम्मद असदुज़्ज़मान जो हैं वो फॉर्मर मेयर ब्रिक्टन और होव के, ये इंपॉर्टेंट वो, ये कोई सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है। अगर मेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पावर्स भी, अथॉरिटी भी मिलती हैं। तो इसके चलते अगर आप कुछ पावर्स का अपना मिसयूज़ करेंगे तो आपके ऊपर ये आरोप तो लगेंगे। अब शरिया एग्जैक्टली आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप मुस्लिम लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है, हालांकि रिस्पॉन्स जो है ट्रंप के कमेंट को लेकर वो आया भी है कि भाई ये हम जो ऑपरेट करते हैं ब्रिटिश लॉज के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं, और हम डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस, ये तमाम चीज़ें जो है इनके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में हम इस बैकग्राउंड के हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन कोई बड़ी कंट्रोवर्सीज तो अभी नहीं देखी गई है। लेकिन ट्रंप ने इशारा किया है, क्या पता जानबूझकर ये इशारा किया है, इमिग्रेशन को लेकर हो सकता है, इलीगल माइग्रेशन को लेकर जो है, क्योंकि वो भी अब सख्त रुख इख्तियार कर चुके हैं। और टेररिज्म की अगर बात की जाए, वो तमाम मुद्दों की अगर बात की जाए, अच्छा पोलैंड छोड़ दीजिए आप, ये आपका इटली में क्या कुछ हुआ आपने देखा विरोध प्रदर्शन के नाम पर? लेकिन शिवम, सवाल ये उठता है ना कि आखिर ये जो 3 मुल्क हैं, स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया और हंगरी हो गया, यहाँ शांति क्यों है? बाकी यूरोपियन कंट्रीज कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, क्यों अशांत है? ठीक है, ये अवैध घुसपैठियों की वजह से, हाँ। ये अवैध घुसपैठियों की वजह से ये हैं, इस बात को समझना होगा। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि शरणार्थियों को शरण मत दीजिए वरना वो नासूर बन जाएंगे, इस बात को समझना होगा। शुरुआत में यूरोपियन कंट्रीज का आपको ध्यान में होगा शिवम कि उन्होंने दिल खोलकर इन शरणार्थियों का स्वागत किया था, लेकिन आज उन्हीं की वजह से वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात को गंभीरता से समझना चाहिएगा कि ये नासूर की तरह है। दया उतनी ही करिए कि आपके गले की हड्डी ना बन जाए। एक प्यूर रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2010 से 2050 के बीच
जो मुस्लिम आबादी है वो 73% बढ़ने की आशंका है, यानी 2050 में 2.8 अरब मुस्लिम आबादी होगी और 2010 में 1.6 अरब मुस्लिम आबादी होगी। आप चाहे कनाडा का ले लीजिए, कनाडा में भी खुलेआम इस तरह से कहा जा रहा है कि जो शरिया लॉ है वो लाया जाना चाहिए, वो लागू किया जाना चाहिए। तो इस चीज को समझिए कि आपने तो अपनी नेक नियति दिखाई कि ठीक है आपने उनको रोटी दे दी, लेकिन उस रोटी के बदले में वो वफादारी दिखाते हैं या फिर आपके कॉलर को पकड़ते हैं, ये समझना उस राष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि जो डिसीजन हंगरी का था, जो पोलैंड का था, जो स्लोवाकिया का था, वो डिसीजन बेहतर था। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि भाई ये आने वाला समय जो है ये मुस्लिम कंट्रीज के लिए खराब नहीं है, ये यूरोप के लिए खराब हो सकता मुस्लिम है। कंट्रीज के लिए खराब कैसे होगा जब वो शरण ही नहीं ले ही नहीं रहे? वो अच्छा वो क्यों नहीं ले रहे, उसमें भी आपको समझना होगा कि ये आरोप है कि बहुत से ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो क्रिमिनल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको शरण नहीं देनी चाहिए, आप उन लोगों को भी आप शरण दे रहे हैं। और अच्छा आप उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे जब वो आ गए, उनको आपकी हेल्प चाहिए, असाइलम चाहिए, कुछ भी उनको चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप देख रहे हैं आजकल वहां पर जाएंगे तो क्राइम रेट वहां पर बढ़ चुका है और इलीगल इमिग्रेंट्स हार्ड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बताए जा रहे हैं, जहां पर ये चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आप उनको ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे, आप उनको कैसे ट्रैक कर पाएंगे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर हो जाता है। लेकिन एक स्पेसिफिक डेटा भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर तो मुझे लगता है कि ये तो और भी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है। अगर आप किसी इलीगल इमिग्रेंट अगर आपके देश में कोई आ रहा है, अब उसको जॉब एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रीजन, बहुत सारे कारणों की वजह से। तो भाई वो तो अब गलत काम में जा रहा है। आपके जो ह्यूमन ऑलरेडी आपके देश के सिविलियंस हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मिल रहा है। आजकल तो हम यूरोपियन कंट्रीज में देख रहे हैं, यूरोपियन छोड़िए अमेरिका कनाडा, हर दिन हम यहाँ पे गोलीबारी की घटना जो है वो देखते रहते हैं। बिल्कुल। यश आप कुछ कहना चाहें तो? इसमें हमने अभी यूरोपियन कंट्रीज की बात करी, कनाडा का 2-3 बार जिक्र आ चुका है क्योंकि मैं खुद वहाँ रह के आ चुका हूँ 3 साल। तो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली यही है कि आप नॉर्थ अमेरिका की बात करिए, आप कनाडा की बात करिए, वहाँ पे जो रेफ्यूजीज जिनको बोला जाता है, जब वो वहाँ आते हैं उनका सेटल होने का प्रोसेस पहले आज से 20 साल पहले, 2 दशक पहले बहुत आसान था। लेकिन आज के समय की अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो बहुत टफ है और उसको मैं ब्लेम नहीं करता कि वो टफ क्यों किया गया, उसके पीछे रीजंस हैं। वहां पे अगर लोग, मैं किसी भी समुदाय या स्पेसिफिकली किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर लोग अपना वहां पे धर्म वहां पे चेंज करते हैं या फिर अपने उस धर्म को प्रमोट करते हैं एक इलीगल मैनर में, आपको समझना होगा हर देश के अपने कानून होते हैं, अपनी पॉलिसीज होती हैं। आप हर देश में जाके सिर्फ रैंडमली कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। मैं रिपीट करूं, किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, मैं जनरल एक चीज बोल रहा हूं। तो अगर वहां ग्राउंड रियलिटी को, आप पब्लिक को, आप गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रेफ्यूजीज का फिर होने का कोई मतलब है। क्योंकि अगर रेफ्यूजीज आपके देश की इकोनॉमी में सपोर्ट नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता उनका कोई वहां यूज है फिर। ठीक है, मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ट्रंप हर बार कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो एक पैंडोरास बॉक्स जो है वो खोल देता है। लेकिन उनके बयान को भी बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और एक मुस्लिम मेयर का होने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है वहाँ पर शरिया आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपने लीगल फ्रेमवर्क को या फिर अपने कानून को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उतना मजबूत नहीं रखते, कहीं ना कहीं कोई लूपहोल जरूर होता है जिसका फायदा जरूर हो सकता है, उठाया जा सकता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक सर्वे किया गया था जहां पर बहुतों को शरिया पसंद है, तो वो पसंद जिनको है तो उनको शरिया मुबारक, लेकिन दुनिया को शरिया पसंद नहीं है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ रूम में इतना ही।